नमस्कार, सूर्या विशेष आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। हरियाणा के चुनावी रण में सभी पार्टियां जीत का प्रण इस समय ले रही हैं। एक तरफ राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता आज के दिन हरियाणा में प्रचार में जुटे रहे, अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील की। एक तरफ कांग्रेस 10 सालों के सूखा को समाप्त करने की चाहत में है, तो एक तरफ बीजेपी की चाहत है कि कैसे हरियाणा में हैट्रिक लगाकर सिंहासन पर काबिज हुआ जाए। लेकिन इन सबके बीच 3 ऐसी पार्टियां, जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी, जो ऐसा लगता है कि इन दोनों बड़ी पार्टियों का खेल भी बिगाड़ सकती हैं। लेकिन लगातार दिग्गज नेताओं के दौरे से क्या माहौल अब बदलेगा? क्या राहुल गांधी ने जो आज के दिन रैली की, उससे अब कांग्रेस को और भी जान मिली है? कांग्रेस ने जिस तरह की बातें कही हैं और जिस तरह के उनके नेताओं ने बयान दिए हैं, क्या वोटों में अब कुछ कमी भी आएगी? बीजेपी लगातार कांग्रेस के एक एक बयानों को लेकर मुद्दा बनाने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस को कम आंकना बीजेपी के लिए बड़ी भूल हो सकती है। आज के दिन इसी पर होगी चर्चा कि आखिर किस तरह से सभी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने आज रैलियां की और क्या रहा चुनावी माहौल। रिपोर्ट आप देखिए, फिर करेंगे चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले रैलियों की गूंज जोर शोर से सुनाई दे रही है। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हरियाणा में पहली बार रैली की। इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान और कुमारी सैलजा साथ नजर आए। मैं आपको शुरुआत की बात कर रहा हूं। पहला कदम महिला शक्ति, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को और 500 रुपए का गैस सिलेंडर। दूसरा कदम, जो 2 लाख वैकेंसीज सरकार में आज खाली पड़ी हैं युवाओं के लिए, हम वो भर के आपको दे देंगे। किसान को एमएसपी गारंटी करके हरियाणा की सरकार देगी, और जो आपका बीमा का पैसा है वो आपको एकदम मिलेगा। जैसे ही नुकसान होगा उसके एकदम बाद आपको बीमा का पैसा मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए दो बेडरूम के घर के लिए, और 300 यूनिट फ्री में बिजली। मगर ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा की नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये लड़ाई हिंदुस्तान की लड़ाई है, और ये लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। हरियाणा एक साथ लड़ेगा, सबकी सरकार बनेगी, खुशी से बनेगी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, आंधी आ रही है। वहीं हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने राहुल गांधी की रैली पर करारा प्रहार किया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने असंध से चुनावी अभियान की शुरुआत करने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव रैली की शुरुआत उसी कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में की है जिसने 2 दिन पहले खुलेआम हरियाणा को लूटने का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस आई तो अपना घर भरेंगे और अपनों का घर भरेंगे। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर गोगी का ये वीडियो वायरल भी हुआ था। और जब सरकार के अंदर असंध का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे, भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, अपना भी भरेंगे। अगर सब पार्टियां, लोकतंत्र है, उसमें हमारे नेता आ रहे हैं, उनके नेता भी आने चाहिए, और हमारा पार्टियों का काम जनता के पास जाना, जनता से अपनी बात स्पष्ट रूप से बताना। आखिर में निर्णय तो जनता ने करना है कि जनता किसको विधायक बनाएगी, किसकी सरकार बनाएगी। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं राहुल गांधी ने जिस स्थान को चुना है वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं असंध से, जहाँ से वो अपने चुनाव की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर मैं अपने नज़दीक के लोगों का घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए। राहुल गांधी साहब ऐसा कौन सा वो रोड मैप लेकर के आ रहे हैं
कि हरियाणा को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम करेंगे? क्या हरियाणा को फिर वो दोबारा भ्रष्टाचार की दलदल के अंदर फंसाने का काम करेंगे? अरे राहुल गांधी साहब, अगर आपने कहीं अपनी जनसभा की शुरुआत करनी थी तो कहीं किसी ऐसे स्थान से करते जिससे कोई ठीक मैसेज होता। जो व्यक्ति पहले ही भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश के कभी भी, क्योंकि ना इनके बस की बात है, जिस दिशा के अंदर आज हरियाणा प्रदेश बढ़ा है, बिना पर्ची बिना खर्ची के भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी लगाम लगी है, हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास हुआ है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस के नादान भी है, आज वो भी हरियाणा आए, ना देश का यहाँ सम्मान रखते ना विदेश में रखते। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है राहुल गांधी को, ना यहाँ समझ है ना वहां समझ है। वो जब करते गलती करते। बहरहाल चुनावी मौसम है, ऐसे में वार पलटवार होना तो लाजमी ही है, लेकिन ये जनता जनार्दन 5 अक्टूबर को तय करेगी कि अगले 5 सालों तक उनके भाग्य का फैसला कौन करेगा। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। तो आज के दिन हरियाणा की चुनावी धुरी उस समय बदल गई जब लगातार आरोप लग रहे थे कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा आखिर एक साथ मंच पर दिखाई कब देंगे। मौका था राहुल गांधी की चुनावी रैली का, जब तीनों दिग्गज नेता अगल बगल एक साथ दिखाई दिए। एक तरफ कुमारी शैलजा तो बीच में राहुल गांधी, तो एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा। बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर ये दोनों नेता मंच पर एक साथ दिखाई कब देंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानी यहां पर गढ़ी जा रही हो। क्या हरियाणा की जनता को कहीं संतुष्ट करने के लिए और वोट बैंक को बेहतर तरीके से साधने के लिए कहीं ये स्क्रिप्ट तो नहीं बनाई जा रही है? ऐसे में सवाल इसी पर होगा आज के दिन। हमारे तमाम मेहमान राजवीर रोहिल्ला, प्रवक्ता बीजेपी के, अंश वर्ष प्रवक्ता कांग्रेस, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता आईएनएलडी के, बिट्टू नैन प्रवक्ता जेजेपी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। ये तस्वीरें जब बीजेपी पर देखिए हमला बोला राहुल गांधी ने, तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजवीर जी, अंशवर्ष जी, विजेंद्र रेणु साहब, बिट्टू नैन, आप सभी का स्वागत है सूर्य समाचार पर। तो अंशवर्ष प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं और विजेंद्र रेणु साहब, बिट्टू नैन भी हैं। अभी बीजेपी से भी सवाल जवाब का दौर चलेगा। अंश जी, आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। स्वागत है अंश जी सूर्य समाचार पर आपका। कैसे? अंश जी, आज के दिन तो जो हौसले और जो उड़ान भरना चाह रही है कांग्रेस, उसमें एक जान तो आई होगी जब आप लोग देखेंगे कि हाँ, दोनों नेता एक साथ मंच पर दिखाई दिए। लेकिन सवाल कई लोगों के जहन में यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ और है। अंश जी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोगों ने पहले भी ये बात कही है कि हम सब एक हैं, और हमने पहले भी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा और नतीजे हम सबके सामने थे कि किस प्रकार से जो भाजपा 2019 में 10 में से 10 लोकसभा सीट जीत कर गई थी, जिसको एक अभिमान हो गया था, जिसको अहंकार हो गया था, और जिसके बाद उसने हरियाणा की जनता को कुछ समझा नहीं था। उसके वो 5-5 के जब स्कोर पे जब वो आए हैं, इससे एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी एक है, और जो आज का माहौल है वो भाजपा के विरोध में है। आज का जो माहौल है वो किसानों ने भाजपा के विरुद्ध में माहौल बनाया है, तानाशाही सरकार के विरुद्ध में माहौल बनाया है। आज के पहलवानों ने, युवाओं ने, महिलाओं ने भाजपा को बदलने का, इस तानाशाही सरकार को हटाने का मन बना लिया है। ठीक है, विजेंद्र रेणु प्रवक्ता एनएलडी के हैं। विजेंद्र जी, अब तो कांग्रेस की देखिए ताकत लग रहा है कि दोगुनी हो गई आज के दिन जो मंच पर तस्वीरें दिखाई दी। इसके पहले आप लोग भी आरोप लगाते रहे कांग्रेस की एकजुटता को लेकर। अब तो सर कोई सवाल तो नहीं है जहन में कांग्रेस से कि हाँ, एकजुटता नहीं है आपकी पार्टी में? सागर जी, दोगुनी नहीं होगी, पहले से भी कम होगी। जिस प्रकार से प्रेशर बना करके हाई कमान ने शैलजा जी को उस मंच पर बैठाने का काम कर दिया है, ये बताइए, एक माने कहा है, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकली हुई बात कभी वापस नहीं आया करती थी। दलितों के बारे में, दलित नेता के बारे में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिन जिन शब्दों का, जिन जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया हुआ है, वो कभी दिल से नहीं निकला करते सागर जी। ये एक अलग बात है कि 10 साल से शासन से बाहर है और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमारा शासन आ जाए, हमारी सत्ता आ जाए, लेकिन कहाँ से आएगी? ये जबरदस्ती स्टेज पर बिठाने से कोई दिलों के मलाल खत्म नहीं होते।
आज तो हरियाणा प्रदेश में जींद में दलितों की एक महापंचायत आयोजित हुई और उन सभी दलित भाइयों ने कांग्रेस पार्टी का खुले मन से विरोध करने का फैसला केवल मात्र इस बात से ले लिया कि उन्होंने हमारी दलित नेता इसको जो है ना अपनी अरे ये जो अपने दलित नेता का अपमान, कुमारी शैलजा का अपमान करने का काम किया है, जहां उसको सीट देने में काटने का काम किया, जो उसको उसका हक बनता था वो हक नहीं दिया, 3-4 सीटों तक उसको छोड़ने का काम किया। और एक सबसे और गंभीर बात, जो 3-4 सीटें कुमारी शैलजा के खाते में आई, उनके साथ एक निर्दलीय को भी खड़ा करने का काम कर दिया, जिसकी पब्लिक में आवाज ये है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा तैयार किए गए हैं, ताकि कुमारी शैलजा के सभी विधायकों को यहीं पर ढेर करने का काम कर दिया जाए और ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। ये तरीका चलाया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपके चैनल के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी न 9 में न 13 में कहीं नहीं है, इनका ना शासन आना है, ना इन्होंने 2 लाख नौकरियां देनी है। ये दिन प्रतिदिन पिछड़ती ही जा रही है। जिस प्रकार से इनका 10 साल का पुराना शासन था, उसमें अनेकों प्रकार के घोटाले, जमीन घोटाले, अनेकों प्रकार के बड़े बड़े कांड, गुहाना कांड, मृतपंड कांड, होंडा सुजुकी का कांड, इतने सारे कांडों से छुटकारा पाया था प्रदेश की जनता ने। 10 साल बाद फिर इनके नेताओं के जो बिगड़े बोल हैं, जो अब बगैर सत्ता के ही भ्रष्टाचार की नीतियां बनानी इन्होंने शुरू कर दी है, बगैर शासन के ही इन्होंने जो है ना नौकरियां बेचने की शुरुआत कर दी है। प्रदेश की जनता हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है और आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस को अब हरियाणा प्रदेश से दूर रखना महा जरूरी है। दूसरी बात, अभी ये कहते हैं हम 300 यूनिट बिजली देंगे, हम जो है ना एमएसपी की गारंटी देंगे, घर देंगे, प्लाट देंगे, ये देंगे। भाई जनता ने आपको 10 साल का शासन का समय दिया था, उस टाइम तो आप कुछ कर नहीं पाए। उस टाइम तो झूठी घोषणाएं कर करके प्रदेश में लोगों को मौत के घाट उतरवाने का काम किया। जिस प्रकार से 32 युवाओं को अपनी मौत से घात जान गंवानी पड़ी। ठीक है रेणु साहब, अन्य मेहमानों की भी देखिए एंट्री करवा लें। जो आपका सवाल था कांग्रेस से वो भी हम पूछेंगे। जेजेपी से हमारे आज के दिन डिबेट में बिट्टू नैन बैठे हुए हैं। बिट्टू नैन, स्वागत है सूर्या समाचार पर आपका। बिट्टू नैन, देखिए दिग्विजय चौटाला इस समय प्रत्येक गांव में जाकर वहीं पर अपना ठिकाना बना ले रहे हैं। उनका यह कहना कि लोगों की समस्याओं को मैं करीब से समझूंगा, जानूंगा, तो लोग बेहतर तरीके से जो है जेजेपी को समझेंगे और वोट करेंगे। जो साथ देखिए बड़े झटके लगे थे जेजेपी को, क्या लग रहा है कि उसमें इस तरह की कैंपेनिंग अब संजीवनी साबित होगी आप लोग के लिए? सभी आपको और आपके दर्शकों को पहले मैं राम राम और नमस्कार करना चाहूंगा। और जो दिग्विजय चौटाला जी की बात कर रहे हो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पिछले 2019 का चुनाव था, दुष्यंत चौटाला जी उचाना के गांव में ऐसे ही नाइट स्टे करने का काम करते थे और ऐसे ही उन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। और पीछे लेके जाना चाहूंगा, जगत ताऊ देवलाल जी भी जब चुनाव के दौरान गाँव के अंदर अपनी नाइट बिताने का काम करते थे, और सत्ता आई जब इन्होंने गाँव के अंदर कुछ रास्ते लगाने का काम किया, ताकि आम जनमानस की जो दिक्कतें हैं उसको मैं नजदीक से समझ सकूं और उन समस्याओं को मैं दूर कर सकूं। और उन्हीं पत्तियों पर चलते हुए भाई दिग्विजय चौटाला जी उसी पत्तियों पर चल रहे हैं, ताकि भाई आम जनमानस की जो दिक्कतें हैं उनको बिल्कुल नजदीक से समझ सकूं। और रही बात जो आज राहुल गांधी जी की आपने पहले हमें सुनाया डिबेट से पहले, मैं एक और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बैठे, मैं उनसे पूछना भी चाहूंगा। उन्होंने बड़ी जोर से आवाज उठाई तो महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को हम 2000 रुपए देंगे, 500 रुपए ब्याज दे देंगे। मैं पूछना चाहूंगा, महिलाओं के बारे में तो जयप्रकाश ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में कोई कार्रवाई की या नहीं की? उसके बाद किरण चौधरी जी पे जयप्रकाश जी ने देखिए बिट्टू नैन, जो आपके कांग्रेस से सवाल है वो सवाल आपका लगातार आगे देखिए बरकरार रहेगा। जिस तरह से सवाल इस समय कर रही है बीजेपी, सवाल इस समय कर रही है आईएनएलडी, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो डर का माहौल है इस समय हरियाणा के अंदर, जो दबाव की राजनीति है, वो आज के दिन एक मंच पर दिखाई दी? क्योंकि आपने देखा होगा कि चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछलकर कुर्सी पर बैठ जाता है। कहीं आज के दिन यही कहानी तो नहीं गढ़ी गई? आज के दिन लोगों का मूड भांपने के लिए राहुल गांधी चुनावी रैली में नजर आए, लेकिन नायब सैनी ने यह पूछा कि आखिर ये रैली वहां से क्यों जहां के आपके प्रत्याशी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो अपनी जेब भरने की बात कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों का कह रहे हैं कि जेब हम भर देंगे। कहीं ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार इस तरीके से तो नहीं करना चाहती कि इसका पैसा सीधे दिल्ली के खाते में पहुंचे? आज के दिन इसी तरह से लगातार बयानबाजी का दौर जारी रहा और सियासी बाजार भी
गर्म दिखाई दिया बयानों को लेकर। राजवीर रोहिल्ला प्रवक्ता बीजेपी के हैं। राजवीर जी, स्वागत है सूर्या समाचार पर। हर दिन सबसे पहला सवाल बीजेपी से होता था, लेकिन आज आखिरी में, क्योंकि देखिए माहौल राहुल गांधी बना रहे हैं इस समय, और नायब सैनी देखिए आज के दिन हमलावर भी दिखाई दिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री। हर दिन आप लोग डिबेट में सवाल करते थे बीजेपी के कि कहीं कांग्रेस के अंदर जो खटास है वो भारी ना पड़ जाए। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा को लेकर मैं भी रोज सवाल पूछता था कि आखिर बताइए दोनों नेता मंच पर कब दिखाई देंगे। अब तो संशय दूर हो गया होगा सर आप लोग का, अब तो लग रहा होगा कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं, ये पहले तो सभी को राम राम और प्रवक्ता साथियों को मेरी नमस्ते, आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। सर ऐसा है, ये जो इन्होंने जो लीपापोती की है ना, उसकी तो कल ही अभी बरवाला में खुल गई। आज जो राहुल गांधी जी ने रैली की है बरवाला में, वहां शैलजा जी नहीं पहुंची, तो कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो बोलते हैं ना भाई, एक बार अगर इस हाथ से कुछ किया तो फिर इस हाथ से करना पड़ता है। तो वो दोनों चीजें चल रही है इनके साथ साथ। चलो वो इनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन जनता तो मुद्दों पे है ना। किसने डिलीवर किया 10 साल में, जनता तो उन पे है। अब जो असद में रैली की गई, आपको पता है शमशेर गोगी जी ने बिल्कुल पंचायत में बोला, और पंचायत में कोई झूठ नहीं बोलता। पंचायत में बोला कि पहले अपना घर भरेंगे, और मुख्यमंत्री जी ने भी उनकी बात को कोट किया है। तो ये चीजें दिखाती है कि ये लोग कितने ग्रीडी हो चुके हैं सत्ता के लिए। इनके लिए जनता की सेवा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10 साल से सत्ता से बाहर है। संसाधन इन्हें भी चाहिए, लूट इन्हें भी चाहिए। और जो लूट इन्होंने 10 साल लगातार की थी, 2005 से 2014 तक, जो इन्होंने भ्रष्टाचार हर विषय में किया था, क्षेत्रवाद किया था, जातिवाद किया था, वो सारी चीजें दोबारा फिर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो चाहे बेसिकली रोहिल्ला जी, आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है? ये बिल्कुल 100% ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इनके कारनामों को जानती है, और जनता इन्हें बिल्कुल भी वापस नहीं आने देगी किसी भी कीमत पर, क्योंकि वो युवा कैसे आने देगा जो मेरिट से भर्ती हुआ है। इससे मेरिट से भर्ती होने की इच्छा है कि मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन मेरे पास योग्यता है, और मैं मनोहर और नायब सैनी जी की सरकार में अगर कंटिन्यू करती है तो मैं भर्ती हो जाऊंगा। या तो जुगाड़ का मामला है। आप रधाना गांव की एक वीडियो आई थी अभी जुलाना हल्के की, मतलब उड्डा आवेगा तो मैं तो वो लाग जाऊंगा, मतलब उड्डा आ गया तो मैं दोबारा लाग जाऊंगा। तो सर ये जो चल रहा है ना, ये युवाओं का जो हक मारने की, जो डाका मारने की जो कोशिश जो कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, ये जनता समझ रही है, युवा समझ रहा है। क्योंकि जो युवा लाइब्रेरियों में जाने लग गया था, वो युवा वापस कैसे जुगाड़ पे आ सकता है? मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। इनके नेता ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी सोशल मीडिया पर, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। इन लोगों की मंशा जनता के सामने आ चुकी है। भाई ये लूट खसोट और घपले घोटाले करने के लिए, वापस आने के लिए, ये जनता में कितनी भी मतलब झूठ बोल ले, लेकिन इनका पर्दाफाश हो चुका है। चलिए सर, अब तीर कमान से निकल चुका है कि तीर कमान में आ चुका है, ये तो कांग्रेस ही बताएगी। अंश वत्स हैं प्रवक्ता कांग्रेस के। अंश जी देखिए, एक सवाल और एक लाइन मेरी थी ब्रेक के पहले कि सर चाबुक के डर से, तो सर देखिए सर्कस में शेर भी कुर्सी पर बैठ ही जाता है। चाबुक के डर से पिताजी के मैं भी देखिए पढ़ाई करने लगता था जब मेरा मन नहीं करता था। तो ये आलाकमान वाली चाबुक तो नहीं थी मंच पे जो आज के दिन हमने देखी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो अपने पूर्व में प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी है, मैं उसका सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा। भाजपा के प्रवक्ता ने सही कहा कि इस बार का जो चुनाव है, जनता जो है वो मुद्दों पर अपनी बात कर रही है। इनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आज जो युवा है वो कैसे भाजपा को वोट दे देगा, जिसको पता है कि आज हरियाणा जो है बेरोजगारी में सबसे अव्वल है, जिस युवा को पता है कि बार बार 30 से ज्यादा पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, वो युवा कैसे इनको वोट दे देगा? वो महिला उनको कैसे वोट दे देगी जिसको पता है कि आज उसका घर से बाहर निकलना जो है वो बहुत ही ज्यादा बदतर हो गया है। अभी मैंने खबर सुनी थी कि पिछले 4 महीने में, पिछले बीते 4 दिन में जो है 6 साल की 2 बच्चियों के साथ रेप का, मर्डर का जो है मामला सामने आया है। और ये बात मैं कर रहा हूँ यमुनानगर की। तो वो महिलाएं कैसे अपने आप को जो है ये मजबूर करे कि वो भाजपा को वोट दें, वो जब उनको पता है कि आज जो है हरियाणा महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में सबसे ज्यादा है। तो वो किसान कैसे भाजपा को वोट कर सकता है जिसको पता है कि 750 से ज्यादा उसके जो साथी थे किसान, उनको शहीद हो गए थे। मोदी जी से जब किसानों की शहादत को लेकर पूछा गया तो मोदी जी ने कहा कि मेरे लिए थोड़ी ना मरे हैं। वो किसान कैसे उनको वोट दे दे जिनको पता है कि उनके ऊपर मोदी सरकार ने लाठी डंडे चलवाने का काम किया था।
वो करीब कैसे उनको वोट दे दे जिसको पता है कि उन्होंने तमाम उनके ऊपर प्रताड़ना की है, चाहे वो बात परिवार पहचान पत्र की या किसी और अन्य माध्यम से, तो कैसे उनको कर दें। भाजपा के प्रवक्ता ने बात की कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ कौन से डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं आप यहाँ पे? आप पहले अपने खुद के घर की बात तो करिए। यहाँ पे आपके गृह मंत्री जो है अमित शाह जी, वो एक रैली में आके कहते हैं कि भैया हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे जो है वो नायब सिंह सैनी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करता है और उनकी तारीफ करके जाते हैं। वो अलग बात है कि पिछले 9.5 साल से मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, उनकी कोई तारीफ नहीं की गई। उनके अर्थात मोदी जी भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि खट्टर जी का कार्यकाल कितना जो है जनता के लिए प्रताड़ना का कार्यकाल रहा था। लेकिन उसी के जब अमित शाह जी रैली में मुख्यमंत्री का घोषित चेहरा करते नायब सिंह सैनी जी को, उसके 24 घंटे बाद ही अनिल विज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भैया मैं सबसे ज्यादा सीनियर हूं, मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। और उसे एक अगले हफ्ते बाद राव इंद्रजीत जी कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूं। तो ये अपने खुद का घर के डैमेज कंट्रोल की यहाँ पे बात कर ले। आईएनएलडी के प्रवक्ता ने बात की, वो अपने पहले खुद की शब्दावली की बात कर ले। अभय सिंह चौटाला जी के किस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस प्रकार से पत्रकारों को धमका रहे हैं, किस प्रकार से विनीश फोगाट के लेके उनको जो अपमान भरे शब्द रहे थे, आज किस हरियाणा की जनता से छुपे नहीं है। यहाँ पे वो क्या ही बात करेंगे यहाँ पे, जिनको 20 साल से जनता ने नकार दिया है। आप यहाँ पे बैठ के क्या ही अपने यहाँ पे बात करेंगे? आप पहले अपना खुद का तो देखिए आपकी स्थिति क्या है। आपको और रही बात जो आप चलिए अंशुवश, देखिए आपका सवाल तो मैं ले लूंगा, एनएलडी से जो आपने पूछा जवाब देंगे विजेंद्र रेणु, लेकिन एक सवाल जो काफी अहम था आज के दिन, क्या गोगी साहब ने जो अपने विधानसभा क्षेत्र में छिछलेदर किया था पार्टी के लिए, आज उसी के डैमेज कंट्रोल के लिए राहुल गांधी की शुरुआत वहां से हुई क्या चुनावी सभा के? कोई और भी हो सकता था विधानसभा, लेकिन वहीं से क्यों? देखिए उन्होंने जो वक्तव्य दिया था वो पार्टी ने उस पे कहा था कि ये उनका निजी बयान है और इसको लेकर जो है राहुल गांधी जी ने आज अपने बयान में भी जब उन्होंने भाषण दिया था, असंध की ही रैली में उन्होंने भाषण दिया था, उन्होंने कहा था कि युवाओं को 2 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी मेरिट के आधार पे। उन्होंने मेरिट के आधार पे भी ये शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया था। तो उन्होंने अपना उस बयान से कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया अपना रुख जो है। तो राहुल गांधी जी जब कह रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे यहाँ पे कुछ कहने को रह गया है। तो उन्होंने अपना जो कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख जो है पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और रही बात करनाल से, तो वो जो है पार्टी का फैसला होता है कि किस रैली में को किधर से करना है। तमाम समीकरण देखने पड़ते हैं, तमाम अन्य चीजों के पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पे तमाम रैलियां जो होती हैं वो सुनिश्चित की जाती हैं। चलिए अंश जी, लग रहा है कि आप गोगी जी के सभी बयानों को आप नहीं जान रहे हैं। जो उन्होंने पैसे से जेब भरने की बात कही, जो परिवार को देने की बात कही, अगर आप अमित शाह को, नायब सैनिक को और अभय चौटाला जी को इतने करीब से सुनते हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं को भी सुनिए सर, जवाब इसी पर होगा आपके आगे। विजेंद्र रेणु प्रवक्ता एनएलडी के हैं। विजेंद्र साहब बताइए, अभय चौटाला जी का जो बयान था विनेश फोगाट को लेकर, 20 सालों से जो सरकार आप लोग नहीं बना पाए वो भरपाई आप लोग करना चाह रहे हैं, सवाल कांग्रेस के थे, जवाब उसी का फिर आगे आएंगे। नहीं, विनेश फोगाट के बारे में अभय सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसको आप आपत्तिजनक मान सके, और ना ही मैंने वो बयान ऐसा कोई सुना है, ना ही कोई पब्लिक डोमेन में मैंने सुना है। अभय सिंह ने कुछ नहीं ऐसा बयान दिया विनेश फोगाट के बारे में। हाँ, हमने जरूर बोला कि विनेश फोगाट हिंदुस्तान की ही नहीं विश्व की लड़की थी और वो कागज की लड़की बनकर के रहेगी। उसको राजनीति में प्रवेश नहीं लेना चाहिए था, अभी उसको ओलंपिक में खेलना चाहिए था, उसका वहां पर बहुत बढ़िया भविष्य था और यहाँ नहीं आना चाहिए था। राजनीति में आना सबका अधिकार है, अगर उसको राजनीति अभी अच्छी लगी है तो उसका स्वागत, आइए और जनता के बीच में जाकर के जनता से अपना आशीर्वाद लेने का काम करे। वो जनता ने फैसला करना है। अर्थात आप अपने खुद के नेता के वक्तव्य को नहीं सुनते, इससे ये बात स्पष्ट हो गया है। बताइए क्या कहा, बता दो क्या कहा। आपको बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ ना। उन्होंने स्पष्ट कहा था, उनके बयान को अगर आप सुनेंगे, कि विनेश फोगाट जो है उनके सरनेम को लेकर उन्होंने जिस प्रकार से बयान दी थी कि वो फोगाट भी लगाते हैं, और भी इस प्रकार से उन्होंने गोत्र को लेकर उन्होंने बात कही थी, शायद आप भूल रहे हैं और आपको याद दिला दूंगा। गोत्र को लेकर उन्होंने कहा कि इनको नहीं पता। हाँ, ऐसा है, गोत्र के लिए विनेश फोगाट का गोत्र फोगाट है, राठी परिवार में वो शादीशुदा है और वो आज भी विनेश फोगाट के नाम से लिखती है, जबकि शादी के बाद हमारे प्रदेश में एक परंपरा है, जो पति का गोत्र होता है महिला का गोत्र वही जुड़ जाया करता है।
और उसको विनेश राठी अगर कह दिया गया है तो वो कोई गलत बात नहीं, वो हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे संस्कार भी यही कहते हैं। और वो विनेश फोगाट न होकर के विनेश राठी है, ये आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, चैनल के ऊपर कह रहा हूँ। ये इस तरह से गोत्र में कहना कोई गलत बात नहीं है, ये एक संस्कारिक बात है, उसको खुद ही विनेश राठी अपने आप को लिखने का काम करना चाहिए। बाकी उनकी अपनी मर्जी है, वो क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, ये संस्कार की हम बातें कर रहे हैं, हमारी परंपराओं की हम बात करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मिश्रा जी, कुमारी शैलजा बहुत ही वरिष्ठ लीडर है और सही मायने में माने तो कुमारी शैलजा ही कांग्रेस की सच्ची लीडर है, जिसके पिताजी से लेकर के चौधरी दलबीर सिंह जी से लेकर के आज तक एक भी ऐसा हमने कोई बयान नहीं सुना, एक भी ऐसा कोई हमने उसका कोई एपिसोड नहीं आया होगा जिसने कांग्रेस के विरोध में वो प्रदर्शित करती हो या प्रदर्शित हुई हो। और जब उसकी पार्टी के सर्वोच्च लीडर राहुल गांधी जी वहां आ रहे हैं तो एक कांग्रेस की जो समर्पित नेता है उसका जाहिर सी बात है अपने नेता की स्टेज पर वो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि भूपेंद्र हुड्डा जी में और इनमें कोई पैचअप हुआ है, वो अपने नेता के स्वागत के लिए नेता की स्टेज पर गई है, उसका फर्ज भी बनता है और इस मामले में वो कर्तव्यनिष्ठ भी है। उसने कभी भी कांग्रेस में एक शब्द इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया जो उसके नेता के खिलाफ हो या उसकी पार्टी के खिलाफ हो। मैं दावे के साथ विपक्षी होकर के भी ये बात कहता हूं और एक सही बात को कहना हम इंडियन नेशनल लोकदल कार्यकर्ताओं नेताओं में ये गुण भी है, हम कहते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अनेकों दृष्टांत ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी भी हैं और इनके नेता के विरोधी भी हैं, चाहे वो ग्रुप 23 का बनाने की बात हो, चाहे को लेकर आपसे सवाल होगा को जितवाने की बात। ठीक है, बिट्टू नैन प्रवक्ता जेजेपी के हैं। बिट्टू नैन, एक इंटरव्यू में सुन रहा था दुष्यंत चौटाला साहब का, 2 दिन पहले एक और सुना था, तो अब वो कह रहे थे कि चाबी हमारी होगी, विधानसभा का ताला हम खोलेंगे। कल के दिन एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चाबी भी हमारी होगी, ताला भी हमारा होगा, छल्ला कोई और होगा। सर, ये 1-2 दिन में कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा बिल्डअप हो रहा है, कैसे? जी, जो ग्राउंड पे आप देख रहे हो ना, जो युवाओं में उत्साह है सागर भाई, उसको देख के ही दुष्यंत सिंह चौटाला उसको बिल्कुल मजबूती के साथ, अगर जो कार्यकर्ता जो वर्कर जो ग्राउंड से रिस्पॉन्स मिल रहे हैं ना, उसको आगे रिएक्ट कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा जो हमारे कांग्रेस के भाई थे और बीजेपी वाले भाई थे, आप बार बार पूछ रहे थे ना सागर भाई क्या प्रेशर है, आज शैलजा वाला क्या प्रेशर है। एक प्रेशर हमने चंद्रवाड़ा के अंदर देखा, मैं बताना चाहूंगा सभी प्रवक्ता भाइयों को, जो रामनिवास सिद्धा खेड़ा जी जो पिछले दिनों उसको जींद के अंदर स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया था, उसको 376 का मुकदमा उससे 9 दिन के अंदर क्लीन चिट दिलवाने का काम किया था। कल वो मनोहर लाल खट्टर जी के साथ बेदी के साथ मंच शेयर करने लग रहा था। तो ये प्रेशर वाला तो दोनों तरफ से चल रहा है कि इनको तो ये है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को वह जहां तहां करके जनता को। ठीक है राजवीर जी, आ रहा हूँ, जवाब पूरा हो जाए फिर आ रहा हूँ। आलोक, ठीक है, वत्स साहब आप विंडो में सर आई कांटेक्ट मेंटेन रखिए कैमरे पे। बोलिए बिट्टू ने जवाब दीजिए। वही है कि तो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां विषय से भटकाने की बात है। और तो बात करो भाई साहब, आप महिलाओं की बात करो, अगर महिला की बात करोगे तो दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने महिलाओं को जितना सशक्त करने का काम किया तो किसी भी आजादी से आज तक नहीं करने का काम किया। अगर महिलाओं को 33% डिपो होल्डर राशन के अंदर देने का काम किया वो दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया। 50% पंचायती राज के अंदर देने का काम किया तो वो दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया। अगर गांव-गांव के अंदर महिलाओं के लिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने का काम किया वो दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया है। सही मायने में अगर क्षेत्र की विषय की बात करोगे, हरियाणा के हित की बात करोगे तो दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने काम करने का काम किए। तो राष्ट्रीय पार्टी है, आज बात करते हो बार बार पूछ। लेकिन नैन साहब बताइए, आप लोगों ने बीजेपी से दोस्ती करके 4.5 सालों की उपलब्धियां भी आप गिना रहे हैं कि चौटाला साहब ने क्या किया। उसी बीजेपी को आप लोग पानी पी पी के कोसते भी रहते हैं कि हाँ इन लोगों ने कुछ बेहतर नहीं किया। सिनेरियो कुछ समझ में नहीं आता है, कई बार समझ में नहीं ये है सागर भाई, हमें जितना जनता ने मैंडेट दिया हमने उस हिसाब से पूरा 100% देने का काम किया। अब ठीक है, वो उनकी विचारधारा, हमारा चुनाव के बाद गठबंधन हुआ था, प्रदेश के अंदर एक स्थिर सरकार दे, मजबूत सरकार दे, वो हमने दी भी। और जो हमारे काम थे, हमारे पास पंचायती राज की बात थी या फूड सप्लाई थी या नागरिक उड्डयन मंत्रालय था, हमने उसके अंदर बेहतर काम करने का काम किया। अगर आप बात करोगे महिलाओं को 50% हमने दिया, अगर आप बीसी की बात करोगे 8%,
तो हमने दिया, क्योंकि पीछे भी तो प्लान था ना। अगर पेंशन की तुमने बात क्या किया? करोगे, राजवीर रोहिला तुमने तो कुछ किया ही नहीं अब तक। पेंशन की बात करोगे तो जब तक हम सरकार में रहे, आपको पता है वो पेंशन बढ़ती रही तो हम सरकार से चले गए। उसके बाद 1 रुपया अगर बुढ़ापा पेंशन का बढ़ा हो तो सभी प्रवक्ता भाई बैठे हैं, अगर बताने का काम करो। तो बात तो वही है ना, तो हमने काम करवाए हैं उन्हीं को लेकर। और आगे दूषण भी अब बात करोगे, अगर टीचिंग लाइन की 50% हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। वही बात है कि जो प्रदेश के लिए हमने, ठीक है नयन जी, दुष्यंत सिंह चौटाला, ठीक है, अब जो आरोप जब आप लगा रहे हैं तो पूछ ही लेते हैं। हालांकि देखिए रोहिला साहब, दुश्मनी बेशक जेजेपी ने की है, लेकिन गुंजाइश छोड़ी है। वो कहते हैं ना कि दुश्मनी ऐसी करो कि जब दोबारा कभी हम दोस्त बने तो फिर शर्मिंदा ना होना पड़े। तो लगता नहीं है कि जेजेपी को शर्मिंदा होना पड़ेगा, दोस्ती अच्छी रही आप लोग की। मिश्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इनका चैप्टर क्लोज कर दिया पार्टी ने बिल्कुल। एक बात बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ यह बात मैं, ठीक है। दूसरी बात, इन लोगों ने क्या किया, मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार होते हैं। क्या किया इन लोगों ने? हमने 3000 जो हमने पेंशन की वो हमारा मैनिफेस्टो में थी। ये तो क्या मतलब वो लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे थे। अब आप बिट्टू भाई की याददाश्त बड़ी कमजोर है, इसके नेता का बयान सुनना है, उन्होंने खुद का क्या नहीं करी, इसलिए हमने मतलब क्या नाम है गठबंधन तोड़ लिया। ठीक है सर, बहकाने का काम कौन कर रहा था सर? क्लियर नहीं आई आपकी ऑडियो। बहकाने का काम कौन कर रहा था? बात ये है जो आप लोगों ने किया, जो सब पूरे हरियाणा ने देखा है। नहीं, बहकाया किसने, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। दुष्यंत चौटाला की बात आप कर रहे हैं? मिश्रा जी, 3000 का 3000 रुपए पेंशन है, हमारी मैनिफेस्टो में बुढ़ापा पेंशन वो। नहीं रोहिला साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बहकाने का आरोप आप किस पर लगा रहे हैं? क्या दुष्यंत चौटाला को आप कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने बहकाया प्रदेश को? अगर वो इतने बड़े, मैं दुष्यंत चौटाला पे, क्योंकि वो बाहर आके झूठ बोला ना उन्होंने। हमने क्या पे मतलब क्या नाम है, हमने क्या उनसे बोला, उन्होंने किया नहीं। हमने जो हमारा मैनिफेस्टो था, हमने अपने मैनिफेस्टो के आधार पे काम किया। एक बात। दूसरी बात, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने नहीं, अगर आपको लगता है कि इन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो से आपको बहकाने का काम किया रोहिला साहब, तो आप लोग 6 महीने पहले फिर ये दोस्ती क्यों तोड़े सर? पहले एक्शन ले लेते। सर आप सागर जी, आप अपने शब्द मुझ में ना करें, क्योंकि तो जो 5100 रुपये अभी तो बोल रहे दादा के मतलब जनसभाओं में 5100 रुपये बोला था हमने, कुछ नहीं था, सब झूठ बोल रहे हैं लोग। इनको सीटें नहीं दी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि पता था भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। जनता इनके पीछे लगी हुई है। और मैं आपको दावे से करता हूँ, पूरे हरियाणा में एक आधी सीट पर कोई, मुझे तो लगता है किसी भी सीट पे 90 की 90 सीटों पर इनकी जमानत जब्त होगी। इनकी 90 की 90 सीटों पर जमानत जब्त थोड़ी तय है, क्योंकि जनता बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं करती जनता। ठीक है, ये लोग अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। अभी माफी क्यों मांग रहे हैं? इतने बढ़िया थे, काम किए इन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। 8% आरक्षण जो बैकवर्ड ए को दिया गया, वो मुख्यमंत्री द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिया गया। और एक बात, राशन की जो 33% की इतनी सफेद झूठ बोल रही है भाई, मतलब इनको ये भी नहीं, किसी को अभी तक एक भी राशन की दुकान नहीं मिली, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में था। वो भी कैबिनेट का फैसला था, वो कैबिनेट में पास हुआ था वो मामला, और कैबिनेट मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता करते हैं। तो ये तो वहम हो रहा है इनका, हमने करा तुमने कुछ नहीं करा भाई, तो तुम करते तो लगातार चलते हमारे साथ, ठीक है ना। तो जो भी है वो पब्लिक के सामने है। मैं बिट्टू ने मेरा छोटा भाई है, नम्रता पूर्वक कहूंगा भाई, अपनी जमानत बचा लोगे तो बस दियो तो। जी, आज के दिन 7 संकल्पों पर देखिए बहुत ज्यादा जोर दिया राहुल गांधी ने, और भूपेंद्र हुड्डा भी मंच पर कह रहे थे कि हाँ इन 7 संकल्पों को हम पूरा करेंगे। अंश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है सर, रिस्पॉन्स करिए सर, मुझे लगा कि डिस्कनेक्ट है आप। अंश जी, सवाल यही है कि जो 7 संकल्पों का आपने जिक्र किया है, जो हरियाणा लगभग 4 लाख के कर्जे में डूबा हुआ है, उस कर्जे से कैसे निकाला जाए, क्या इस पर भी आप लोग का फोकस है, या फिर कैसे योजनाओं को धरातल पर उतार के हरियाणा को और कर्जे में दबा दिया जाए, इस पर फोकस है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है। असल बात यह है कि जब भाजपा ने सरकार 2014 में संभाली थी, उस समय जो है हरियाणा का कर्ज क्या था और आज जो कर्ज क्या है, आज 3.5 लाख से अधिक जो है कर्ज के है।
अप्रोक्सीमेटली। तो आज जो जैसा 4 लाख है ना, तो आज जो स्थिति है इसमें हरियाणा, आज भाजपा ने क्या किया है इन बीते 10 सालों में? ना ही उन्होंने जो पहले महिलाओं को 500 रुपए वो सिलेंडर मिलता था, जो सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर पे, वो उन्होंने विड्रॉ कर ली है। जो रेलवे की टिकट्स की अगर मैं बात करूं तो उस पे जो बुजुर्गों को वो मिलता था कंसेशन, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ये मैं आपको नेशनल लेवल का भी साथ में बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 4 लाख करोड़ के करीब कर्ज है, और इस देश पे जो है 200 लाख करोड़ के रुपए का कर्ज हो गया है। जब तमाम इन्होंने सब्सिडीज को जो है विड्रॉ कर लिया, उसके बाद भी जो है वो कर्ज कहाँ जा रहा है? इतना सारा वो कर्ज ले रहे हैं, उसके बाद भी वो पैसा कहाँ जा रहा है? राहुल गांधी जी ने बात की, वो गरीबों के पास तो जा नहीं रहा है, क्योंकि गरीबों के पास जाता तो आज जो है अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो इतनी बढ़ती नहीं। अर्थात उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो वो तमाम पैसा जो है वो उनके जो मोदी जी के जो मित्र हैं उनके पास जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ने बस स्पष्ट किया कि वो जो पैसा इनके मोदी जी के मित्रों के पास जा रहा है, वो पैसा जो है वो गरीबों के पास भेजने का काम करेंगे। हमारी जो ये 7 वादे हैं, हमने इस प्रकार से इसको बनाया है, तमाम फैक्टर्स को हमने बजट को एनालाइज करने के बाद इन नीतियों को बनाया कि किस प्रकार से नीतियों को लागू किया जा सकता है और किस प्रकार से हरियाणा की जनता पे जो है वो कर्ज का बोझ ना डाला जाए। आज भाजपा ने हरियाणा की स्थिति ऐसे कर दी कि आज जो प्रत्येक बच्चा पैदा हो रहा है वो सांस बाद में ले रहा है, उस पे 1.5 लाख रुपए का कर्ज जो है पहले चढ़ रहा है। तो आज भाजपा ने हरियाणा के प्रत्येक बच्चे के साथ, प्रत्येक युवा के साथ और प्रत्येक नागरिक के साथ धोखा करने का काम जो है भाजपा ने इन बीते 10 सालों में किया है। रेणु साहब, जो अभय चौटाला ये कहते हैं कि मेरी रगों में जो खून दौड़ता है वो ताऊ देवीलाल का है और वो हमेशा देखिए बरकरार रहेगा, लेकिन इस समय प्रदेश की अगर हम बात करें तो बसपा और इनेलो का गठबंधन जो है कहीं ठहरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद हो सकता है अब इसको अलग तरीके से समझाएं आप, और इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी ये 2 पार्टियां अपने प्रत्याशियों के बीच मुकाबला मान रही हैं। रेणु साहब, देखिए सागर जी, कांग्रेस से बीजेपी कुछ भी माने, लेकिन जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन हुआ है, और उसके बाद में हमारे साथ हलोपा के भी एक साथी हमारे साथ आने का काम किया, ये जो थर्ड फ्रंट बनकर के तैयार हुआ है, कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में आज 3 फ्रंट खुल गए। एक फ्रंट इंडियन नेशनल लोकदल एंड गठबंधन का है, दूसरा बीजेपी का है, तीसरा कांग्रेस का। ये मैं मान लेता हूँ आपकी बात। और तीनों ही फ्रंट जो है आज बिल्कुल कांटे के मुकाबले पर चले हुए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को इस बात का डर काफी सता रहा है कि आज ये थर्ड फ्रंट जो तैयार हुआ है ये किसकी लूटिया डुबोने का काम करेगा। ये आपस में उलझन में फंसे हुए हैं। आज ये जो गठबंधन है हमारा इंडियन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इस समय यही कह रही है कि हाँ वोट कटुआ पार्टी है लोग, जाने दीजिए, आप लोग फोकस करिए। हाँ बिल्कुल, ये देखो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको भय है कि आम ये जो है ना बिल्कुल दिन प्रतिदिन सत्ता से पीछे जा रहे हैं और गठबंधन आगे बढ़ता जा रहा है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने बिल्कुल ये स्पष्ट करने का काम किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता बनाएगी, अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। या तो हम सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, या हम विपक्ष में बैठ करके विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे। जहां तक आपने पहले कहा था ब्रेक जाने से पहले कि जेजेपी और आम आदमी पार्टी से क्या आप हाथ मिलाने का काम करेंगे, देखिए बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट की ये सच्चाई है। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जेजेपी की तो पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 की 90 सीटों पर एक व्यक्ति अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगा। समझौता करने की और शामिल करने की तो बात ही छोड़िए आप, लेकिन फिर भी बिल्ली के भागे कहीं का छिक्का टूटा भी तो हम जेजेपी को साथ नहीं लेंगे। इसको बिल्कुल बार बार हम क्लियर कर चुके हैं। हम अपनी सत्ता बनाएंगे, हमारी सत्ता बनेगी, नहीं तो हम विपक्ष में बैठने का काम करेंगे। और इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी हरियाणा विरोधी जो पार्टी है उसके साथ उसका भी खाता खुलने वाला नहीं है हरियाणा प्रदेश में। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिस प्रकार से प्रचार प्रसार में लगी हुई है, कल हमारी उचाना की रैली को आपने बड़े अच्छे तरीके से कवर किया होगा, और आगे भी हमारी डेली जो है एक दिन छोड़ करके रैलियां होने जा रही हैं। आप उन रैलियों में उमड़ते हुए जन सैलाब को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार से जो ताऊ देवीलाल के न्याय युद्ध की रैली जींद में हुई थी 1986 में, उसके भी रिकॉर्ड आज अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में टूटते जा रहे हैं। और ये उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात का गवाह है
कि अब अभय सिंह आ रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन आ रहा है और भाजपा और कांग्रेस जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल सबके सामने है। बेरोजगारी में नंबर 1 लेकर के आगे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 लेकर के आगे, महिला सुरक्षा में, क्राइम में नंबर 1 लेकर के आगे, करप्शन का बुरा हाल है, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र, इनका बुरा हाल है। शिक्षा के मंदिरों को बंद करने का काम कर रहे हैं वही, लड़कियों को विद्यालयों में पीने का पानी, शौचालय तक की सुविधा नहीं है। हाई कोर्ट इनको जुर्माना लगाने का काम करती है कि आप लड़कियों को भी सुविधा नहीं दे पा रहे हो। 50% से ज्यादा हमारे अध्यापक नहीं है पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा का बुरा हाल बना दिया है। स्वास्थ्य के मामले में आप देख लीजिए कितने, ये जब मेरे ख्याल से 2014 से कहने लगे थे कि हम 10,000 डॉक्टरों की भर्ती करेंगे, आज तक वो 10,000 डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर पाए हैं। कहीं स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, कहीं जो हमारी पैरामेडिकल का स्टाफ नहीं, मेडिकल का स्टाफ नहीं, हमारी अदर जन स्वास्थ्य की बात नहीं, सड़कों का बुरा हाल है, रेणु गलियों का साहब बुरा जवाब हाल ले है। लें जेजेपी से, फिर आएंगे आपके पास हाँ। फाइनल कमेंट के लिए। बिट्टू नैन, आप लोग बताइए, हो सकता है टकटकी लगाए बैठे हो कि हाँ मौका मिला तो फिर कदम बढ़ाएंगे अपने धीरे धीरे इनेलो की तरफ, लेकिन ये लोग तो तैयारी में है कि हाँ 4 कदम आपको और पीछे धकेल देंगे, अगर आप लोग ये सोच भी रखेंगे तो। सागर भाई, हमने तो बिल्कुल क्लियर एक लाइन कर रखी है। अब की बार वो कोई ना ही कोई संख्या हमारी लीडरशिप और ना ही हमारे कार्यकर्ताओं को, अब की बार हमने संघर्ष करना है। अब की बार तो विपक्ष में रह के मजबूती के साथ संघर्ष करने की बात करेंगे। और रही बात, मेरे रेडू साहब मेरे बड़े सीनियर है, बड़े लंबी फेंक रहे थे, मैं इनसे एक और पूछना चाहूंगा कि जो गोपाल कांडा के साथ गठबंधन कर रहे हैं, 2 दिन पहले गोपाल कांडा ने राष्ट्रीय न्यूज चैनल पे आगे कहा हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है। और उसके बाद नंबर 2 बात आपको ध्यान होगा, फतेहाबाद के अंदर दूराराम जी के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ गोविंद कांडा ने अपना नामांकन फाइल करने का काम किया और वहां से उन्हें उनका अपना पर्चा उठा लिया। किसके लिए उठा लिया? क्योंकि ये जो अजय सिंह चौटाला जी डे 1 से वही बात है कि बीजेपी की बी टीम है, वो उसी तरीके से काम करे, और गोविंद कांडा ने बिल्कुल दिल्ली और दिल्ली पहले से बाहर कर दी। और रेड्डू साहब इस बात को लेके मैं चाहता नहीं था कि टिप्पणी करूं, मेरे सीनियर साथी हैं यार, वही बात है कि इनके पास वही बात तो वही है ना, दाग के 3 पात वाली आने वाली जाने वाली तो बात है नहीं कुछ। ठीक है, अपने ख्याली फुलाव ले रहे हैं, लेते रहेंगे। ठीक है, चलिए राजवीर साहब आपके पास आऊंगा। अब 1-1 मिनट सभी प्रवक्ताओं को मैं दूंगा, फाइनल कमेंट की तरफ आएंगे, बाकी आपका जवाब भी इसमें रहेगा। राजवीर रोहिला, प्रवक्ता बीजेपी के। राजवीर जी, अब देखिए वक्त बहुत कम बचा है, आज तारीख हो गई है 26, अब 5 तारीख को वोटिंग का दिन है, महज अब मान लीजिए 7 से 8 दिन है। अब एकदम डट कर मुकाबला करना है, क्योंकि देखिए हैट्रिक लगाने के लिए पसीना तो बहाना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि अभी तक तैयारी उस हिसाब से चल रही है या फिर कुछ अलग? सर, हमारी तैयारियां बिल्कुल जोरों पर है। हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है पूरी नजर बनाए हुए, हमारे स्टार कैंपेनर जो वो जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, और जो हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता है या मंडल लेवल का कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख है या हमारे सपोर्टर है, तो किसी पद पे नहीं होते लेकिन सपोर्ट करते हैं, तो सब लोग एक्टिव है, सब लोग जनता में जाके हमारी जो मीडिया हमने जो कल डिलीवर किया उसको बता रहे हैं, और हमारे पास बचकर डाटा है कि हमने लोगों के साथ हमने लोगों को ये दिया है। अल्टीमेटली सरकार का क्या काम क्या होता है? जनता को राहत देना। तो जनता को हमने हर चीज वो मुमकिन करके दिखाई है जो असंभव थी। 433 योजनाओं को हमने ऑनलाइन किया, 1,43,000 पद की नौकरियां दी हम लोगों ने बिना खर्ची। मैं कौन कर रहा हूँ इस बात को? क्योंकि आज सिर्फ ये नौकरियां इनको ये लोग व्यापार बनाना चाहते हैं जो विपक्षी पार्टी है, जबकि युवा पढ़ना चाहता है। तो ये सारी चीजें लेके हम जनता में जा रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां इनका कुछ है नहीं। बता नहीं, अपने रेडू साहब को क्या बोलूं, को प्रणाम कर सकता हूँ भैया, हमारे 20 साल से आप लोग सत्ता से बाहर हो, आप लोगों को लोग भूल चुके हैं। 20 साल में 18 साल में तो पीटी बदल जाती है, 3 पीटी बदल जाती है। तो रेडू साहब कहाँ आप अपडेट रहना चाहिए आपने। तो जो इनाले है जनता, इसका कोई वजूद बचा नहीं है। लोकसभा में जनता ने इनको तो बहुत सिखा दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई कानून होता तो आप भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं की सीट पर। तो ये तो एक जाता है नीचे से लेकर, लेकिन मैं इनाले में कार्यकर्ता कॉन्फिडेंस होता है लोगों में, हमेशा ठीक है कि आए, लेकिन कॉन्फिडेंस हाई होता है। ये क्या पता है इस बात का? अगर आप इनसे औपचारिक कोर्ट बात करेंगे तो सिर्फ इलाहाबाद को ही थोड़ा सा जवाब दे पाएंगे, लेकिन कहीं भी इनकी मोस्टली डिमांड पे जब चलेंगी
वो तो कांग्रेस है, तो इन्होंने तो जज्बा है। और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारे एक बड़े नेता ने, मैं पर्सनली की बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है, एक फील्ड में रहती है और इसीलिए बार बार आती है। ठीक है, विपक्ष होता है कि वो एक अपना दायित्व निभाता है। आपने मध्य प्रदेश में देखा, आपने राजस्थान में देखा, आपने छत्तीसगढ़ में देखा, हरियाणा में हमें 2 टर्म हो चुके हैं, तो हम लोगों में रहते हैं 24 घंटे। तो हमारे जो संगठन है, हमारे जो मोर्चे हैं, वो सभी अपने काम में लगे हुए हैं। ठीक है वत्स साहब, जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उससे संतुष्ट आप दिखाई दिए। वत्स साहब, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम दिग्गज नेताओं के भी पहुंचने का ऐसा लगा था कि हाँ क्रम होगा आगे। क्या ये दिग्गज नेता कब पहुंचेंगे चुनावी मैदान में? और अभी तक जो तैयारियां रही हैं आप लोगों की, क्या वो लग रहा है कि हाँ बेहतर है बीजेपी को पटखनी देने के लिए? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा की जनता का मिजाज है और जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री मोदी जी की जिस प्रकार से रैली में जब प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे, उस समय किस प्रकार से लोग बाग कुर्सियों को छोड़ छोड़ के वापस जा रहे थे, उससे एक बात स्पष्ट हो चुकी है। और जिस प्रकार से आज जननायक राहुल गांधी जी की जिस प्रकार से रैली में एक हुजूम आज शामिल हुआ, तो उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आज भाजपा जा रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। आज भाजपा कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान, हरियाणा के बेरोजगार युवा, जिनको जिस मुद्दे को हमारे नेता ने मन से उठाया भी था कि किस प्रकार से हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को आज डंकी रूट से आज अमेरिका में जाना पड़ रहा है, आज वो तमाम युवा आज भूले नहीं है, आज वो महिलाएं भूली नहीं है जिनके साथ आज गलत व्यवहार हुआ है। और भाजपा के नेता ने उनके साथ जब ये दुर्व्यवहार किया है, तो तमाम पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ, आज महिलाओं के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो आज वो महिलाएं भूली नहीं है और वो भाजपा के विरुद्ध आज जो है वोट देने का काम करेंगे। आज वो महिला पहलवान ने भी जो तमाम आज ये खेल के क्षेत्र में जाना चाहता है, आज वो लोग भी भूले नहीं कि किस प्रकार से तमाम खिलाड़ियों को आज भाजपा के राज में बख्शा नहीं गया है। तो तमाम लोग जो है आज भाजपा के विरुद्ध जो है वोट डालने का काम करेंगे और विकल्प के तौर पे वो कांग्रेस पार्टी को देखते हैं। ठीक है, विजय रेणु, प्रवक्ता एनएलडी के। विजय साहब, फाइनल कमेंट आपका तैयारियों को लेकर, बसपा और आप लोग एक साथ चुनावी मैदान में उतरे, क्या अभी तक जो प्रचार प्रसार का दौर चला संतोषजनक आपको लगा, और क्या कुछ प्रदेश की जनता से कहेंगे? हाँ सागर जी, वक्त की बात है, समय परिवर्तनशील होता है, सही कहा है। आज भाजपा के प्रवक्ताओं से हमें ये सुनना पड़ रहा है कि एक एमएलए वाली पार्टी भी मुख्यमंत्री के सपने देख रही है। जिस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में एक एमपी नहीं हुआ करता था, हरियाणा में एक एमएलए नहीं हुआ करता था, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सही कहा है, हमें तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था। यदि हमारी पार्टी में विभाजन नहीं होता तो ये भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ इसका तो अंकुर भी फूटने वाला नहीं था। 14 में मोदी लहर में ये आ गए थे, 2019 में हमारी सरकार बननी थी, लेकिन पार्टी विभाजन का फायदा इनको मिल गया। और आज हमारे को ये एमएलए की पार्टी बताने वाले आदमियों को ये भी सोच लेना चाहिए कि 1987 का भी वो दिन था जब 85 सीटें एनडीए नेशनल लोकदल पार्टी जीत करके आई थी और आपका हरियाणा प्रदेश में नाम भी नहीं चलता था। आपको ये भी याद कर लेना चाहिए कि इस पार्टी के जो, चलिए सर, फाइनल कमेंट प्रदेश की जनता से, रेणु साहब। हाँ, फाइनल कमेंट में यही कहना चाहूंगा प्रदेश की जनता से। आज हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिए असल कोई दावेदार व्यक्ति है जो हरियाणा प्रदेश को आगे ले जा सकता है, अभय सिंह चौटाला है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है कि इनेलो गठबंधन को अपना आशीर्वाद दे करके इनेलो गठबंधन, इनेलो और सपा की सरकार बनवाने का काम करे, ताकि प्रदेश को फिर दोबारा से हरा भरा करने का काम करे और विकास की गति को बढ़ाने का काम करे। चलिए, कोई बात नहीं सर, जिस तरह से आपके मन में, जेजेपी के मन में टीस है कि जब अपने बेगाने हो जाते हैं सर तो तकलीफ होती है, लेकिन जब अपना जब एक बार फिर अगर जुड़ना चाहे और उससे फायदा नजर आता है तो वो भी देखिए कदम बुरा नहीं है। चलिए, शुक्रिया रेणु साहब आपका, अंश आपका, प्रवक्ता बिट्टू नैन जेजेपी के थे, शुक्रिया आपका, रोहिला साहब आपका भी सूर्या समाचार पर वक्त देने के लिए। तो लगातार प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि आखिर कुमारी शैलजा और हुड्डा साहब में नजदीकियां दिखेंगी कब, वो मंच पर एक साथ नजर कब आएंगे। आज के दिन ऐसा लगा कि हाँ कांग्रेस पूरी दिखाई दी, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पर्दे के पीछे कुछ और है। सवाल लोगों के जहन में ये भी है, कहीं ये चाबुक का डर तो नहीं है कि सर्कस जो है, सर्कस में शेर जो है कुर्सी पर बैठ गया। अब ऐसे में आगे देखिए माहौल क्या रहता है, क्या जो आज के दिन हमने तस्वीरें देखी वो बरकरार रहती हैं या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार। मूड कैसा है ये?
राहुल गांधी ने जिस स्थान को चुना है वहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उसने पिछले दिनों अभी इस प्रकार की बात कही है कि हमारी सरकार आ रही है, पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, जनता भाड़ में जाए।